हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जैसा कि जानते हैं, आज बीपीएससी टीआर 3 का एग्जाम हुआ है और जिसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और एंटरप्रेन्योरशिप जो भी कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट थे, बच्चों ने एग्जाम दिया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा उन लोग का। और चूंकि इस बार के जो क्वेश्चंस आए थे तो बहुत अच्छे ही क्वेश्चन, मगर थोड़ा सा उसमें मूव कर दिया गया था, अर्थात निगेटिव क्वेश्चंस की संख्या कुछ ज्यादा थी। वैसे आज मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, मैं बाहर था, तो चूंकि अभी अभी मैं आया हूं तो सोचा हूं कि भाई आप लोग के लिए आंसर की प्रोवाइड कर दें। तो केवल अभी एक सब्जेक्ट का आंसर की, जैसे कि जानते हैं कि बीपीएससी टीआर 3 का केवल अकाउंटेंसी, जो अकाउंटेंसी है, केवल इसी का अभी मेरा मतलब आंसर की मैंने ढूंढा है, मैंने आंसर इसको खोज लिया है, मिलान इसका कर लिया है। मेरी जानकारी के हिसाब से जो आंसर की है आपको मैं प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़्यादा समय आपसे नहीं लेंगे, तो जल्दी से तैयार हो जाइए, अपना बुकलेट खोल लीजिए और ताकि आप मिलान कर लें। जो भी मिलान करेंगे समझिए कि 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे करके, अब बीपीएससी जिसको भी माने उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो बाकी लगभग क्वेश्चन आप लोग मैच कर देंगे। एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरा लगभग इतना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिएगा, अकाउंटेंसी आपका 71 नंबर से क्वेश्चन दिया गया है। सारे सीरीज डिफरेंट डिफरेंट थे, इसलिए कि उसमें देखे होंगे कि बहुत सारे सीरीजों में ऐसे था कि कुछ क्वेश्चन मतलब पहले दिया है, कुछ बाद में दिया है, यहाँ तक कि बहुत सारे ऑप्शंस भी इधर उधर कर दिए गए। तो मैं केवल हिंदी में प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ अकाउंटेंसी का आंसर की। आइए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय बिल का एक प्रकार नहीं है। देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा विनिमय बिल का प्रकार नहीं है। एक चीज और ध्यान नोटिस करिएगा इसमें कि हिंदी में कुछ और दे रहा है, इंग्लिश में कुछ और दे रहा है। कुछ क्वेश्चनों में मेरे नजर में ऐसा आया है, जैसे कि अभी पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय बिल का एक प्रकार नहीं है। लिखा है आवास बिल, व्यापार बिल, मांग बिल। बहुत सारे बच्चे ट्रेड बिल और डिमांड बिल को तो मान लिया है, इसको कह रहे हैं कि आवास बिल नहीं होता। आवास बिल की अंग्रेजी देखिएगा, पढ़िएगा, एकोमोडेशन ऑफ बिल है। एकोमोडेट माने पार्श्विक सहायतार्थ बिल। तो कहने का मतलब है कि विनिमय बिल का जो प्रकार पूछ रहा है ये तीनों होगा। पूछ रहा है कौन इसमें नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ये सब है, नहीं वाला ऑप्शन होगा। ठीक ना? आंसर क्या होगा? ई। ज्यादा मैं नहीं लूंगा समय, बस क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताते चलूंगा। 72 नंबर क्वेश्चन हमारा दे रहा है, ध्यान दीजिएगा कि यदि विनिमय बिल अनादरित हो जाता है तो धारक निम्नलिखित के विरुद्ध कार्रवाई करता है। धारक, धारक का मतलब है कि जो बिल को धारण करता है वो किसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करता है? स्वीकृति प्रदान करने वाले के प्रति, कि बिल लिखने वाले के प्रति, हस्तांतरण करने वाले के प्रति, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर पहला होगा, स्वीकृति प्रदान करने वाले व्यक्ति के प्रति। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, उधर वाला भी चलेंगे अभी, कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय है? ध्यान दीजिएगा, किराए का भुगतान पूंजीगत व्यय नहीं है, मशीनरी की खरीद ये पूंजीगत व्यय है। यहीं पे क्वेश्चन दिख गया, वेतन का भुगतान है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो 73 तक क्वेश्चन हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं। 74 आपका इधर दिया है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयगत व्यय है? आयगत व्यय कौन सा है? देखिए, कुछ बच्चों ने टिक भी लगाया है। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पेपर हमारे पास भेजा, तो मैंने जल्दी जल्दी मिलान किया, कुछ इनका काफी सही भी है। तो निम्नलिखित में से कौन आयगत व्यय है? तो यह है मजदूरी का भुगतान। मजदूरी का जो भुगतान होता है आयगत है। भूमि की खरीद ख्याति ये पूंजीगत व्यय है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 नंबर हमारा है। जो भी सीरीज हो आप लोग मैच कर लीजिएगा कौन सा सीरीज है। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत प्राप्ति है? पूंजीगत प्राप्ति पूछ रहा है। ब्याज से आय, माल की बिक्री, पेटेंट की बिक्री। बताइए, पेटेंट की बिक्री ये हमारी पूंजीगत प्राप्ति है। ऑलरेडी ऑप्शन यहाँ पे लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। ठीक है, समय ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग थके होंगे और मैं चाहता हूं कि केवल बस एक संतुष्टि के लिए मिलान कर लीजिए कि भाई आप लोग का कितना सही है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आयगत प्राप्ति है? बताइए, आयगत प्राप्ति किसको कहा जाता है? कमीशन अर्जित किया, अंश जारी किया और भवन, ये दोनों हमारा पूंजीगत है, इसलिए आयगत क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 76 तक क्वेश्चन हुए, फिर इधर बढ़ते हैं। दिख रहा है कि नहीं आपको? दिख रहा है, थोड़ा मैं चेक कर लूं। दिख रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर। 77 नंबर में कह रहा है कि अधिभावी कमीशन की गणना की जाती है। भाई अधिभावी कमीशन हमारे केवल उधार बिक्री पे की जाती है, ठीक है। फटाफट बढ़ते जाइए। अगला है प्रेषण खाता होता है। देखिए इस बच्चे ने सही किया है, प्रेषण खाता हमारा वास्तविक खाता होता है, कंजाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। केवल आपको मिलान करना है, क्योंकि अब इस समय पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं है, बाद में पढ़ते रहिएगा। प्रेषण लेन देन में प्रेषक के लाभ का हिस्सा निर्धारित होता है। देखिए कंजाइनमेंट के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, प्रेषक के लाभ का निर्धारण होता है। बताइए प्रेषक के लाभ का निर्धारण किसमें होता है भाई? किससे होता है? प्रेषण लेन देन में प्रेषक के लाभ का निर्धारण होता है। कहाँ होता है? कुल बिक्री से प्रेषित कमीशन कम हो जाता है। कुल बिक्री से जो आय होती है वहां पे हमारा प्रेषक को लाभ निर्धारित होता है, क्योंकि जो प्रेषण पे जो माल भेजा जाता है, प्रेषित माल होता है, वो तो वहां तक कंजाइनी को कमीशन मिलता है, तो केवल कुल बिक्री पर हो जाए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन। एक संयुक्त साहस में सह स्वामी साझा करते हैं, मतलब ज्वाइंट वेंचर में जो हमारा को वेंचर्स होते हैं वो साझा करते हैं। क्या साझा करते हैं? केवल संसाधन और जोखिम, केवल लाभ और हानि, केवल निर्णय लेने की जिम्मेदारी। क्या साझा करते हैं भाई? सब साझा करते हैं, हर एक चीज साझा करते हैं। उपयुक्त में एक से अधिक, चार, तीनों ही ऑप्शन ऊपर वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दे रहा है इसमें से कि निम्न कौन सी वित्तीय विवरण एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी व्यवसाय की आय और व्यय का सारांश होता है। कह रहा है कि कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी व्यवसाय के आय और व्यय का सारांश होता है। पूछ रहा है आय और व्यय का सारांश। देखिएगा यहाँ पे बहुत माइनर समझिएगा से कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फिक्स टाइम के लिए, स्पेशल टाइम के लिए आय और व्यय का सारांश होता है। ऑप्शन क्या है? लाभ और हानि खाता, व्यापारी खाता, चिट्ठा, उपयुक्त से अधिक। बताइए कौन सा होता है? सामने आंसर लगा हुआ है, उपयुक्त में से ही एक से अधिक, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की है तो इसमें सब शामिल होता है। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मद व्यापारी खाते में शामिल नहीं है? मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में क्या शामिल नहीं है भाई? क्रय तो शामिल ही है, ओपनिंग स्टॉक शामिल है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल है, अर्थात ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ई, सारे शामिल है। कौन नहीं शामिल है? तो कोई नहीं। अब इधर बढ़ते हैं 83 की ओर। कह रहा है कि कौन वित्तीय विवरण किसी विशिष्ट समय पर किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी विशिष्ट टाइम पर फाइनेंशियल पोजीशन का प्रतिनिधित्व करता है। लाभ हानि खाता, व्यापारी खाता, चिट्ठा। बताइए कौन सा होगा? सामने दिख रहा है, चिट्ठा होगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 84 नंबर। निम्नलिखित में से कौन चिट्ठे का घटक नहीं है? बताइए चिट्ठे का घटक कौन सा नहीं दिख रहा है? बताइए जल्दी से। इसमें से चालू संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है, इनकम नहीं है, ये तो हमारा बैलेंस शीट का थोड़े प्रॉफिट एंड लॉस का। केवल आप लोग मैच कर लीजिए, क्योंकि अब इस समय थके होंगे भाई, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाद में पढ़ते रहिएगा। एक लेखांकन सूचना प्रणाली वित्तीय लेन देनों और घटनाओं को निम्न के आधार पर संधारित करती है। मतलब कह रहा है एक लेखांकन सूचना प्रणाली वित्तीय लेन देनों और घटनाओं को निम्न के आधार पर संधारित करती है। लेखांकन स्वीकृत सिद्धांत, शासी सिद्धांत, आमतौर पर जो गैप है, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कहां। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली के प्रकार क्या है। भाई कंप्यूटर माने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का हमारा अनुकूलित सॉफ्टवेयर, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, टेलर सॉफ्टवेयर, उपयुक्त एक से अधिक। ये सारे ऑप्शंस सही है। अगला है यहाँ पे टैली का डेवलपर कौन है? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक सेकंड, टैली का डेवलपर कौन है? हाँ, हम लोग कहाँ थे भाई? टैली का डेवलपर कौन है? तो भाई टैली का डेवलपर, टैली
भारत में आविष्कार हुआ। भारत का नाम था श्याम सुंदर गोयन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 88 नंबर। यह कह रहा है कि गाना बराम मर्रे के अनुसार किसी भागीदारी के दिवालिया हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली विपरीत कमी के लिए किसी भी अनुबंध के अभाव में कमी को उसके शोधनी भागीदारों द्वारा वहन किया जाता है। भाई देखिए, गार्ना बराम मर्रे के नियम के अनुसार यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उस दिवालिया की हानि को शेष साझेदार कैसे वहन करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्म के विघटन के बाद प्राप्त पूंजी के अनुपात में, लाभन अनुपात में, फर्म के विघटन के, देखिएगा इसी में लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए हैं, बाद पूंजी के अनुपात में कि पहले पूंजी के अनुपात में। भाई पहले पूंजी के अनुपात में, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अदत्त अंशदान को किस रूप में वर्गीकृत किया गया। अदत्त माने आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या है भाई, एक लायबिलिटीज होती है, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्या है, थोड़ा सा और मैं जूम कर दूं ताकि दो क्वेश्चन आ जाए, फटाफट आ जाए। 90 नंबर क्वेश्चन है कि एक आय व्यय खाते से पता चलता है। भाई एक आय व्यय खाते से क्या पता चलता है, अधिशेष या घाटा का पता चलता है, मतलब डिफिसिट और क्या नाम है, एफिशिएंसी, ठीक ना, सरप्लस। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है कौन सी साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है। देखिए, साझेदारों की असीमित देनदारी पारस्परिक एजेंसी है, ये अलग कानूनी इकाई नहीं है, क्योंकि कानूनी जो लीगल एंटिटी होती है वो आपके कंपनी में होती है। 91 हो गया, आगे बढ़ते हैं। 92 में हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साझेदारी फर्म की पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सा खाता नहीं खोला जाता। मतलब एक कह रहा है पार्टनरशिप फर्म में कौन सा खाता नहीं खोला जाता है। चालू खाता, पूंजी खाता, अंश पूंजी खाता, यही नहीं खोला जाता है, बाकी सब खाते खोले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इधर, 92 हुआ, 93, ठीक है ना। इसको और नीचे करते हैं, डबल क्वेश्चन का ले रहे हैं कि आसानी से जल्दी हो जाएगा। इस साझेदारी फर्म में ख्याति के मूल्य की गणना करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है। मतलब कह रहा है एक पार्टनरशिप फर्म में ख्याति के मूल्य की गणना करने की कौन सी विधि नहीं है। भाई अधिलाभ विधि होता ही है, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, मतलब ये तीनों विधियां हैं। भाई कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर ई सही होगा, ऊपर वाला सब है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन निगेटिव वाले पूछे गए, नहीं है तो भाई ये तो सब है ही है, तो नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। तरल संपत्ति में कौन शामिल नहीं है, लिक्विड एसिड्स में किसको शामिल नहीं किया जाता है, केवल स्टॉक का शामिल नहीं किया जाता है, बाकी सब को शामिल किया जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। हाँ ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग के बुकलेट में ये सारे ऑप्शंस चेंज होंगे, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन भी नीचे ऊपर है, केवल क्वेश्चन ही ऊपर नीचे नहीं। थोड़ा सा और बड़ा कर दें ताकि बढ़िया से आप लोग को दिखे। 94 हो गया, 95 में आ जाइए। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी साझेदारी फर्म में साझेदारों के हिस्से का मूल्यांकन करने की विधि नहीं है। पूछ रहा है कि नीचे कुछ दिया गया है कि कौन सा साझेदारी फर्म में साझेदारों के हिस्से के मूल्यांकन करने की विधि नहीं है। बताइए कौन नई विधि, पुनर्मूल्यांकन विधि, शुद्ध संपत्ति विधि, पूंजीकरण विधि, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या टिक लगाया है आप लोग। कह रहा है साझेदारी फर्म में साझेदारों के हिस्से का मूल्यांकन करना, कौन सी विधि नहीं है। भाई साझेदार के हिस्से की बात कर रहा है तो ये आपके रिवैल्यूएशन मेथड नहीं है, बाकी ये दोनों मेथड है। नहीं पूछ रहा है, कह रहा है जब मौजूदा साझेदार के बीच लाभ हानि अनुपात बदल जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता प्रभावित नहीं होता। फिर यहां नहीं पूछ दिया, कह रहा है कि जब मौजूदा जो प्रेजेंट टाइम में साझेदार है उनके बीच लाभ हानि अनुपात बदल जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका खाता प्रभावित नहीं होता है। तो भाई चालू खाता प्रभावित होता है, ये प्रभावित होता है, रोकड़ खाता प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा मौजूदा भागीदारों के बीच लाभ हानि अनुपात को बदलने की प्रक्रिया में एक कदम नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से, नीचे जो दिया गया है, मौजूदा भागीदारों के बीच लाभ हानि अनुपात को बदलने की प्रक्रिया में एक कदम नहीं है। संपत्ति और देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन करना, संशोधित लाभ हानि अनुपात रिकॉर्ड करना, आरक्षित निधि और संचित लाभ हानि को स्थानांतरित करना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसमें से क्या लगाए हैं आप लोग भाई। यहाँ पे लाभ हानि अनुपात बदलने का प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो ये रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही। नीचे कह रहा है व्यापारिक विनियोग विक्रय संकेत करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल चीजें हैं। व्यापारिक विनियोग का जब विक्रय करेंगे तो सही मायने में देखें कोई प्रवाह नहीं होगा। कोई मान लीजिए ट्रेड, हम इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं तो कोई प्रवाह नहीं होगा। तो लिखा है कोष का प्रयोग, चल संपत्तियों में परिवर्तन, कोष का स्रोत, उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो सकता भाई। देखिए, यदि इसको व्यापारिक विनियोग मान रहे हैं तो उस बेस पर आपका आंसर क्या होगा? ई होगा। और यदि इसको केवल विनियोग मान रहे हैं तो उस बेस पर आपका ऑप्शन कोष का स्रोत होगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी किसको मानेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट यदि हमारी करंट एसेट्स है उसके सेल करने किया जा रहा है तो हमारा कोई प्रवाह नहीं होगा, कोई फ्लो नहीं होगा। लेकिन यदि ये इसको हम इन्वेस्टमेंट माने हैं, मतलब फिक्स एसेट्स माने हैं, तो उस कंडीशन में हमारा कोष का सोर्स होगा। ठीक है ना? ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, अब वो आंसर देगा। अगला है 99। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगद प्रवाह नहीं है? बताइए। नगद प्रवाह नहीं है, बताइए क्या होगा? नगद प्रवाह नहीं है। शेयरों का निर्माण, व्यापार प्राप्य में कमी, व्यापार देय में कमी, यही नहीं है। ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी होगा 99 का सी। 100 का क्या है? यदि कुल संचय निधि और संचित लाभ हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है तो कौन सा खाता बंद कर दिया जाता है? कह रहा है टोटल रिजर्व फंड या हमारा रिजर्व प्रॉफिट या लॉस है, उसे पूंजी खाते में जब ट्रांसफर कर दिया जाता है तो कह रहा है कौन सा खाता बंद कर दिया जाता है? लाभहानि खाता, चालू खाता, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा खाता बंद किया जाता है भाई? सारे खाते को बंद कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि आय व्यय खाते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? माने इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट के संबंध में कि कौन सा कथन सत्य है? केवल चालू लेखा अवधि के राजस्व प्रकृति वस्तुएं लिखी जाती है, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार शेयरों के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आवेदन राशि उसके अंकित मूल्य से कम परसेंट होनी चाहिए। मतलब कह रहा है कि एप्लीकेशन मनी करने के लिए न्यूनतम आवेदन की राशि होनी चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से तो भाई 5% है, लेकिन एक बार एक क्वेश्चन आया था यूपी पीजीटी में, तो जो कंपनी अधिनियम जो 2013 बना, 13 से पहले जो था वो 5% था, लेकिन 13 बना वहां पे ये सीमा आपकी बाद में 25% कर दी गई। चूंकि ऐसा नहीं दिया है, अब देखते हैं कि बीपीएससी 5% मानता है कि इनमें से कोई नहीं मानता है, लेकिन क्वेश्चन को देखने से तो वही लग रहा है भाई कि 5% होगा। ठीक है ना? अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये भी रूल सही है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 25% निर्धारित किया है, लेकिन पहले से ऑलरेडी हमारा 5% ही चला आ रहा है। ठीक है, अगला क्या है? अगला कह रहा है कि लंबवत विश्लेषण जाना जाता है। लंबवत विश्लेषण को किस नाम से जाना जाता है भाई? स्थिर विश्लेषण, गतिशील विश्लेषण, आंतरिक विश्लेषण, कौन सा है? पहला ही ऑप्शन सही है, स्थिर विश्लेषण। अगला है कि एक नए साझेदार के लिए ख्याति मूल्य की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता? कह रहा है कि एक नए साझेदार के लिए ख्याति के मूल्य की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? भाई औसत लाभ विधि का अधिलाभ का किया जाता है, औसत लाभ का पूंजीकरण किया जाता है, अधिलाभ का पूंजीकरण किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, उपयोग नहीं किया जाता है।
नए साझेदार के लिए ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए, भाई किसका नहीं किया जाता है, सबका ना किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ख्याति के मूल्य की गणना करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में नहीं की जाती है? नहीं जब दिया है तो भाई ऊपर वाला ये सब किया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। क्यों? सबका तो किया जाता है, नहीं कौन किया जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि नया साझेदार अपनी पूंजी के हिस्से के लिए नकदी ख्याति के लिए प्रीमियम लाता है तो किस खाते में जमा किया जाता है? मतलब मान लीजिए कोई नया पार्टनर है, पूंजी के हिस्से के लिए नगद और ख्याति के लिए प्रीमियम लाता है तो किस खाते में इसे जमा किया जाता है? जमा मतलब होता है कि क्रेडिट किया जाता है। बताइए किस खाते में किया जाता है? कैपिटल खाते में किया जाता है। किसी साझेदार के सेवानिवृत्ति होने पर निम्नलिखित में से कौन सा खाता प्रभावित नहीं होता? मैंने कोई पार्टनर रिटायर होता है तो पूछ रहा है कौन सा खाता प्रभावित नहीं होता है। बताइए जल्दी से कौन सा नहीं होता है? आप क्या किए हैं? चालू खाता भी प्रभावित होता है, जब कोई रिटायर होगा पूंजी खाता भी प्रभावित होगा, होगा? रोकड़ खाता प्रभावित होगा? मेरे हिसाब से तो रोकड़ खाता प्रभावित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सी। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उस कंडीशन में हमारा रोकड़ खाता प्रभावित होगा। यहां पे भी फंस सकता है क्वेश्चन। यदि पूरा अमाउंट लोन में वो डाल दे रहा है, पूरा जो रिटायरिंग पार्टनर है वो पूरा अमाउंट लोन दे रहा है तो वहां रोकड़ खाता प्रभावित नहीं होगा। अब कुछ कैश और कुछ लोन दे रहा है तो रोकड़ खाता प्रभावित होगा। तो इस पर भी, इस क्वेश्चन पर भी बीपीएससी डिपेंड करता है कि कौन सा आंसर माने। यदि पूरा लोन डाल दे रहा है तो रोकड़ खाता प्रभावित नहीं होगा, लोन नहीं डालेगा तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए भी हो सकता है। आगे बढ़िए। अच्छा अभी नीचे है, 6 हुआ। अगला क्वेश्चन, देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान की गणना देनदारों की राशि पर की जाती है। माने देनदारों पर छूट की प्रावधान की गणना देनदारों पर की जाती है संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान काटने से पहले, संदिग्ध ऋणों का प्रावधान कटौती के बाद, वास्तविक ऋणों की कटौती और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान से पहले, उपयुक्त एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आप लोग माने हैं भाई? सही ऑप्शन क्या है? संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान देनदारों पर छूट की बात कर रहा है, प्रावधान करने के बाद की जाती है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स करने के बाद से डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स करते हैं। दस्तावेज खोज की सुविधा के लिए स्रोत दस्तावेजों को आमतौर पर किस प्रकार के कोड निर्दिष्ट किए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, कोई दस्तावेज है कि सुविधा के स्रोत दस्तावेजों को आमतौर पर किस प्रकार के कोड निर्धारित किए जाते हैं, निर्दिष्ट किए जाते हैं? दिया है मर्डी कोड, रेंज कोड, अनुक्रमणी कोड, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कोड निर्धारित किया जाता है भाई? ये इंडेक्सिंग कोड का यूज किया जाता है। देखते होंगे हमारे पास डायरेक्टरी वगैरह होती है तो इसी का नहीं यूज करते हैं, जल्दी से आसानी से खोजा जा सके अल्फाबेटिकल वगैरह। 109 नंबर क्वेश्चन था हमारा। ये सारे क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बार एनालिसिस कर लिया है, जो उसका आंसर आएगा तो उससे देख लीजिएगा कि 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि देखिए सारे बुकों में सेम ही है लेकिन कहीं कहीं एक आध जगह थोड़ा सा उसका सेंस कहने का अलग हो गया है। यहीं तो पेपर बनाने वाले हैं वो भी बीपीएससी है तो भाई देखते ही होंगे उनका बहुत सारा क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश ही में मैच कर लीजिए, डिफर कर जाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग वाला ही मैंने एक क्वेश्चन बताया था, अभी एक क्वेश्चन और भी मुझे मिला है, अभी पूरे ढंग से भी नहीं देखे हैं। लिखा है जब निकासी के समय उल्लेख नहीं किया जाता है तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। कितना? जब आहरण लेने का टाइम फिक्स न किया गया तो वहां पे आहरण पर ब्याज 6 महीने के लिए लिया जाता है। यदि सेवानिवृत्त साझेदार का बकाया नगद में भुगतान किया जाता है तो किस खाते में डेबिट किया जाता है? मतलब जब रिटायर पार्टनर हो रहा है उसका जो बकाया पेमेंट है, कैश पेमेंट किया जा रहा है, तो किस खाते में पूछ रहा है कि उसे डेबिट किया जाएगा? बताइए किस खाते में डेबिट किया जाएगा? सही आंसर है इसमें पूंजी खाते में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111 कि सकल लाभ अनुपात की गणना निम्नलिखित के द्वारा की जाए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100।
करा किसके द्वारा भाई की जाती है, बताइए। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी फर्म के विघटन का कारण नहीं है। कह रहा है एक पार्टनर के विघटन का कारण कौन नहीं है। मरने के बाद भी विघटन होता है, रिटायर के बाद भी विघटन हो जाएगा। साझेदारी फर्म का विघटन, देखिए दिवालिया पे भी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिटायर पे फर्म का विघटन का, साझेदारी का विघटन होता है, फर्म का थोड़े विघटन होता है, लेकिन दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अब मृत्यु पर कब होगा, जब दुइये पार्टनर रहेगा, एक मर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक ना, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका डी। फिर अब इधर आ जाइए 113 पे। 113 आपका कह रहा है कि साझेदारी फर्म के विघटन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा खाता तैयार नहीं किया जाता। देखिए साझेदारी फर्म का जब विघटन हो रहा है तो पूछ रहा है कौन सा अकाउंट तैयार नहीं किया जाता। नहीं वाले तो क्वेश्चन की भरमार है। साझेदारों का पूंजी खाता, वसूली खाता, साझेदारों का चालू खाता, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या लगा के आए हैं आप लोग, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट और चालू खाता, ये सब बनाया जाता है। नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी ई होगा। विघटन प्रक्रिया के दौरान परिसंपत्तियों की बिक्री आय किस खाते में जमा की जाती है। माने विघटन का जो प्रोसेस होता है तो संपत्ति को बेचा जाता है तो किस खाते में जमा मतलब क्रेडिट किया जाता है, बताइए किस खाते में किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन साझेदारी फर्म के विघटन की प्रक्रिया का एक चरण नहीं है, मतलब पार्टनरशिप फर्म के विघटन का प्रोसेस नहीं है, बताइए कौन सा इसमें करके आए हैं आप लोग। देनदारी का निपटान, संपत्ति और देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर बी सही। लिख रहा है कि यदि विघटन प्रक्रिया के बाद साझेदारों की पूंजी खाते में डेबिट शेष है तो यह इंगित करता है, मतलब साझेदारी का विघटन हो जाता है तो साझेदारों के पूंजी खाते में जो डेबिट शेष है तो ये किस बात का संकेत कर रहा है। ये सही आंसर है साझेदारों द्वारा वहन किए जाने वाली हानि, ऑप्शन नंबर ए। अब इधर आ जाइए, हाँ 117। जब कोई कंपनी सम मूल्य पर शेयर निर्मित करती है तो कौन सा खाता जमा किया जाता है, मतलब कोई कंपनी सम मूल्य पर शेयर इशू करती है तो पूछ रहा है कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है भाई, कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा। अंश पूंजी खाता क्रेडिट किया जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। क्या होता है, अंशों के हरण से पूर्व अंशधारी को 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। हरण किए गए अंशों को पुनः निर्मित किया जाता है, बिल्कुल सही है। हरण किए गए अंशों के पुनः निर्माण पर होने वाले लाभ को सामान्य संचय में हस्तांतरित, ये भी सही है भाई, तीनों ही सही है, ठीक ना। लेकिन एक पॉइंट और है, पुनः निर्गमन पर होने वाले लाभ यदि होगा तो कैपिटल रिजर्व होगा, लाभ नहीं है। हरण की राशि को ट्रांसफर किया जाता है वो तो कैपिटल सामान्य संचय का रहा है ना, जनरल रिजर्व खाते में ट्रांसफर किया जाता है भाई, ये ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक है ना। 118 का क्या होगा, डी। मिला लीजिएगा, अब देखते हैं बीपीएससी इसको सही मानता है कि इसको सही मानता है। देखिए मेरे हिसाब से डी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंश निर्गमन का प्रकार नहीं है। पूछ रहा है कि शेयर इशू का प्रकार नहीं है। देखते हैं, नगदी के अलावा विचार के लिए शेयर जारी करना, ये तो प्रकार है। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के रूप में अंशों का नहीं है, ये भी है। बोनस शेयर जारी, भाई तीनों है। पूछ रहा है नहीं है तो भाई उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। 120 नंबर क्वेश्चन का रहा है ऋणपत्र खाते के मोचन मान शोधन के लिए ऋणपत्र शोधन निधि में राशि प्रत्येक वर्ष किसमें हस्तांतरित की जाती है। कह रहा है ऋणपत्र खाते का जब मोचन किया जाता है तो ऋणपत्र शोधन निधि में प्रत्येक वर्ष किससे हस्तांतरित किया जाता है, बताइए किससे हस्तांतरित किया जाएगा। लाभन खाते से, संचय खाते से, अतिरिक्त खाते से, भाई सारे खाते से, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। 120 हुआ, तब 21 नंबर पे आ जाइए।
21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अधिग्रहण पर ख्याति दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही लेन देन प्रविष्टि है। पूछ रहा है कि अधिग्रहण पर ख्याति दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सही लेन देन की प्रविष्टि है। इसका सही ऑप्शन है ख्याति विकलन और पूंजी संचय समाकलन, ऑप्शन नंबर 1। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल मिलान करना है आपको। अगला है कि जब कोई कंपनी शोधनी पूर्वाधिकार अंश निर्मित करती है तो कौन सा खाता जमा अर्थात क्रेडिट किया जाता है। तो भाई पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता क्रेडिट किया जाता है, सही है। इस पर जो बच्चे ने टिक लगाया है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे एक और चीज है कि साझेदारी संलेख को भी कहा जाता है। भाई साझेदारी संलेख को साझेदारी का नियम कहा जाता है, मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को बहुत बार। आगे बढ़िए। अगला है क्वेश्चन कि पूर्वाधिकार अंश के शोधन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कोष का स्रोत है। ध्यान दीजिएगा, सोर्सेस ऑफ फंड, फंड का सोर्स कौन कौन सा है बताइए। वो फंड का सोर्स हमारा कौन सा इसमें से है। संपत्ति की बिक्री से लाभ है, अंशों के निर्गमन से प्राप्त है, संचित लाभ। भाई उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 125। निम्नलिखित में से कौन पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए एक शर्त नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए एक शर्त नहीं है। पूछ रहा है कि शर्त आपका नहीं है। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पूर्वाधिकार अंशों का पूर्ण भुगतान होना चाहिए, ये भी सही है। लाभों में से शोधन होना चाहिए ना, ये तो सही नहीं दिख रहा है भाई, ठीक ना। होता है, लाभों में से भी शोधन होता है। सही ऑप्शन है एक से अधिक, अर्थात ये तीनों पॉइंट सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। हम भी क्वेश्चन रट के नहीं बैठे हैं, सामने है, चल रहा है, ठीक ना। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है। पूछ रहा है अकाउंटिंग का वर्क कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है। कौन सा वर्क नहीं है। लाभांश की गणना करना, लाभांश की गणना करना कार्य है। व्यापारिक लेन देनों का रिकॉर्ड बनाए रखना, निर्णय लेने की जानकारी प्रदान करना, उपयुक्त एक से अधिक। लेखांकन का कार्य पूछ रहा है नहीं है भाई, नहीं कौन सा है। ये तो कार्य है, ये भी कार्य है, ये भी कार्य है। तो ऑप्शन हमारा होगा ई। 127 रूढ़िवादी परंपरा की प्रथा, ये तो सारे लोग जानते होंगे कि लाभों की चिंता न करें, हानियों पर ध्यान दें। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषता नहीं है। भाई गुणात्मक विशेषता पूछ रहा है कि नहीं, गुणात्मक नहीं है, इस पर ज्यादा फोकस करिएगा। विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, तुलनीयता, भाई सब इसके गुण है। नहीं पूछ रहा है तो ये होगा, ठीक है। अगला क्या है 129। लेखांकन सिद्धांत जो बताता है कि समान मदों के लिए समान लेखांकन व्यवहार दिया जाना चाहिए, उसे कहा जाता है। लेखांकन सिद्धांत बताता है कि समान मदों के लिए समान लेखांकन व्यवहार कहा जाता है। ये क्या बताता है बताइए। सही है आंसर, सुसंगति का सिद्धांत। 29। अब चलते हैं 30 की ओर। 30 में कह रहा है कि नए पूंजी प्रवेश से वृद्धि होती है। मतलब नई पूंजी के प्रवेश से वृद्धि होती है। भाई क्या वृद्धि होती है देखते हैं। पूंजी संपत्ति और पूंजी में वृद्धि होती है, संपत्ति और दायित्व, यही ऑप्शन सही है। एसेट्स और लायबिलिटी बढ़ता है नई पूंजी के प्रवेश में वृद्धि होने से, ठीक है। 31 में लेखांकन में मिलान अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट का पालन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है। पूछा जा रहा है कि कौन सा लाभ नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि संबंधित खर्च उसके संबंधित राजस्व से मेल खाते हैं ना, ये लाभ नहीं है। ये तो लाभ है भाई, ये लाभ है क्योंकि नहीं वर्ड पूछा है।
यह किसी अवधि के लिए वास्तविक लाभ हानि का निर्धारण करने में मदद करता है, भाई करता है, ठीक ना। यह विभिन्न लेखांकन अवधियों के प्रदर्शन को बेहतर तुलनात्मक अध्ययन वाला एकाम मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये नहीं। ऑप्शन नंबर 31 का आपका आएगा सी। अगला है 32। खराब सामान के लिए ग्राहक को दिए गए भत्ते को रिकॉर्ड करने के लिए किस स्रोत दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि खराब सामान है, एक कस्टमर वापस कर रहा है, तो भाई क्रेडिट नोट का यूज नहीं किया जाता है, जमा पत्र, ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन लेन देनों में से किस लेन देन को स्टॉक धारकों की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीचे कुछ लेन देन दिए गए हैं, पूछ रहा है किस लेन देन पर स्टॉक धारकों की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन सा, किस पर? अंशधारकों द्वारा नकदी का जो निवेश किया जा रहा है उस पर स्टॉक धारकों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए। 34 में देखते हैं क्या है। 34 में कह रहा है व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई राशि को जमा किया जाना। मतलब एक बिजनेस में मालिक द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया उस राशि को कहाँ जमा किया जाता है? नगद में, देय खाता में, पूंजी में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। किस में किया जाता है भाई? पूंजी में किया जाता है। जब नगद लगा रहा है तो कैपिटल ना हमारा होगा। अगला, खाता वही एक प्रमुख पुस्तक है जिसमें शामिल होती है। भाई देखिएगा, एक क्वेश्चन यहां फंसेगा आप लोग का। खाता वही में क्या मेंशन किया जाता है? व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल सही है। वास्तविक खाते, बिल्कुल सही है। नाम मात्र खाते, बिल्कुल सही है। लेकिन इस क्वेश्चन की अंग्रेजी देखिएगा, इसमें लिखा रहेगा ऑल अकाउंट लिखा हुआ है। जो अंग्रेजी में किए होंगे तो भाई वो एक से अधिक लगाए होंगे, लेकिन तीनों ही अकाउंटों का मेंशन किया जाता है खाता बही में, इसलिए ऑप्शन हमारा डी होगा, ठीक ना। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑल अकाउंट या टोटल अकाउंट ऐसे ही ऑप्शन दिया है अंग्रेजी में। पढ़ लीजिएगा, एक बार मैच कर लीजिएगा। मैंने देखा है बड़ा ध्यान से, बहुत कंफ्यूजन वाला वो अंग्रेजी दिया है, कहीं अंग्रेजी गड़बड़ है तो कहीं हिंदी गड़बड़ है। यहाँ पे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मद खाता बही के क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाती है? पूछ रहा है कि नीचे कुछ दिया गया है, कौन सी मद है जो खाता बही के क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाती है? भाई छूट जो प्राप्त हुआ है वही खाता बही के क्रेडिट में दिखाई जाती है, ठीक ना। प्राप्त छूट को खाता बही के क्रेडिट में दिखाते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि तलपट तैयार करने का उद्देश्य क्या है? भाई तलपट खाता बही की अंगणितीय शुद्धता की जानकारी के लिए तैयार किया जाता है और किसी काम के लिए नहीं, ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही था। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट के अंतर का कारण नहीं बनेगी? मतलब वो कौन सी अशुद्धि है जो तलपट में जो डिफरेंस होता है उसका ये कारण नहीं बनेगी? बताइए। सिद्धांत की अशुद्धि कारण बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, उपयुक्त एक से अधिक। देखिए ये तीनों ही ऐसी अशुद्धियां हैं जो तलपट के मिल जाने पर भी प्रकट नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है। मतलब ये अशुद्धि बरकरार है फिर भी तलपट हमारा मिल जाता है। तो सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 139। 139 में कह रहा है ये जब तलपट के दोनों पक्ष मेल नहीं खाते हैं तो कौन सा खाता खोला जाता है? मतलब जब तलपट का दोनों बैलेंस नहीं मिल पाता है तो सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है, उचंती खाता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस मद पर विचार नहीं किया जाता है? जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो किस मद पर कह रहा है कि विचार नहीं किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा मैं भी हो कुछ लोग इसको मान रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन ई। निवेश पर ब्याज, मतलब इंटरेस्ट है, चेक जमा किया लेकिन अभी बैंक में प्रस्तुत नहीं किया ग्राहकों द्वारा, ये सब पर विचार किया जाता है, इस पर नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ई सही होना चाहिए। अब देखते हैं बीपीएससी इसको मानता है कि इसको मानता है। अगला है बैंक समाधान विवरण तैयार है, बैंक समाधान विवरण है ग्राहक द्वारा एक तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही। 141 हो गया, इधर आ जाते हैं।
42 नंबर में चलते हैं। 42 अनुकूल संतुलन का अर्थ क्या होता है? अनुकूल संतुलन का अर्थ क्या होता है? बैंक विवरण का क्रेडिट बैलेंस, रोकड़ बही का क्रेडिट शेष, रोकड़ बही का डेबिट से। भाई ये सब ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला AS3 मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 नगद निधि विवरण अनिवार्य है। नगद निधि विवरण किसके लिए अनिवार्य है भाई? सभी प्रकार के उद्यमियों के लिए अनिवार्य है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी। 44 क्या कर रहा है? 44 हमारा कह रहा है कि अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान करने का उद्देश्य क्या है? किसी फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाने के पीछे रीजन क्या होती है? बताइए क्या होती है, क्या लगा के आए हैं? किसी संपत्ति के टूट फूट में होने वाली कमी, ठीक है। अगला कह रहा है, लास्ट पेज है, कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यह्रास का कारण नहीं है? भाई ये भी कारण, ये भी कारण, ये भी कारण, एक से अधिक, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ई। जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक ना? ईश्वर करे कि वो सफल हो जाए। नेक्स्ट है, यदि किसी परिसंपत्ति का स्क्रैप मूल्य उसके बुक वैल्यू से अधिक है तो उस वर्ष के लिए मूल्यह्रास क्या होगा? उस मूल्यह्रास क्या होगा? जल्दी से बताइए। 146 का 1 होगा, नकारात्मक मूल्य होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है ऋण पूंजी अनुपात को कम करता है। भाई ऋण पूंजी अनुपात किसको कम करता है? ऋणदाताओं की सुरक्षा अधिक होगी तब ऋण अनुपात कम हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं आप लोगों के पास क्योंकि टाइम कम है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन के प्रावधान की विशेषता? कह रहा है प्रावधान की क्या विशेषता है? जब ज्ञात हानियों को कवर करने के लिए किया जाता है तो प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर 148 का ई। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें 149 है कि लेखांकन में संचय बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अकाउंटिंग में जो संचय बनाते हैं उसके पीछे क्या रीजन है? अप्रत्याशित खर्चों को कवर करना, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट 150 हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि यदि फर्म द्वारा परिसंपत्ति माने एसेट संसाधनों का कितना कुशलता से उपयोग किया जाए कि इसका माप कहलाएगा? वो कौन सी अनुपात कहलाती है? बताइए कौन सी अनुपात कहलाती है? बिल्कुल इसने सही किया है भाई, की गतिविधि अनुपात। तो इस तरह आप लोग का 180 क्वेश्चन आप लोग का ये कंप्लीट हो गया जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी ये क्वेश्चन बताए गए हैं एक बार मैंने एनालिसिस किया है। एक दो क्वेश्चन बीपीएससी और मेरे आंसर में इधर उधर हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन थे। अब बीपीएससी बोर्ड क्या मानेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी जानकारी के हिसाब से मैंने जो भी क्वेश्चन दिया ठीक है, बाकी अब आप मैच कर लीजिएगा। यदि आप एक सम्मानजनक स्थिति में है तो समझिए ठीक है, यदि नहीं है तो भाई आप लोग तैयारी करिए। लेकिन मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप लोग यदि पेपर दे के आए हैं और मुझे ये भी पता है कि इस बार समय बहुत ज़्यादा आपको मिल गया है तो पेपर अच्छा ही हुआ होगा और आप सफल हुए, ये मेरी हम शुभकामना है। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं दूसरे किसी लेक्चर के साथ। बाय।